हेलो बच्चों, मेरा नाम है चिरंजीवी। कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजे एनर्जी ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साइंस सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस। ठीक है, हम लोग आज साइंस का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए, सीधा साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों चालू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है भाई? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म ऑल टुगेदर न्यू केमिकल्स। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग केमिकल्स को आपस में इंटरैक्ट कराते हैं और एक नया केमिकल्स हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, एक नया केमिकल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ केमिकल टू फॉर्म ऑल टुगेदर न्यू केमिकल्स। क्लियर है ना? तो दो से ज्यादा भी हो सकता है ना, अलग अलग केमिकल्स को आपस में इंटरेक्ट करा के मिला के कुछ न कुछ तिगड़मबाजी करके एक नया केमिकल्स फॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे, कंबाइन करने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। दोनों को कंबाइन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर है ना? ये दो अलग अलग चीज है, दोनों के इंटरेक्ट करा दिया, इंटरेक्शन से एक नया चीज बन रहा है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना बच्चों कि जिससे रिएक्शन की जो पहले जो चीज होता है, रिएक्शन के पहले के जो केमिकल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं। तो यही जो रिएक्टेंट है वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमको एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारा एक नया सब्सटेंस होता है, नया केमिकल्स होता है। ठीक है, तो बनने के बाद जो नया केमिकल जो बनता है उसका नाम है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसे? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से समझ जाना कि एरो के पहले रिएक्टेंट होता है और उसके बाद जो बनता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए इनका एक अलग से एक और डेफिनेशन क्या बन सकता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स इंटरैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? अब बच्चों देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही रिएक्टेंट हो सकते सिर्फ एक ही हो सकता है दो से ज्यादा है ना। और यहाँ जो प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जरूरी नहीं कि एक ही बने, हो सकता है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर है। क्लियर है ना? चलिए, ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस। एक बार रिवाइज करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म ऑल टुगेदर न्यू केमिकल्स। एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? ये रिएक्टेंट हैं। दोनों इंटरेक्ट होने के बाद हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट होगा और राइट साइड में हमारा हमेशा प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? चलो जी, अब आते केमिकल इक्वेशंस पे। किसमें? केमिकल इक्वेशंस पे। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा समझना कि कार्बन पूरा नाम लिखा मैंने, ऑक्सीजन भी है मैंने यहाँ पूरा नाम लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एकदम पूरा का पूरा उसका नाम लिख दिया। तो सोचो ऐसे बहुत सारे हमारे पास तो केमिकल्स वगैरह है, एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अभी फिलहाल एक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्रेजेंटेड हैं,
अब ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है आने वाले चैप्टर्स पे हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो सभी के ऐसे नाम लिख लिख के एकदम अजीब लगता है, एकदम लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कार्बन को पूरा कार्बन में लिख के उसको छोटे से हम लोग सी से प्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल्स से। ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन ना लिख के ऑक्सीजन का जो सिंबल है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओ, है ना, समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो है ना, इन सभी के जो सिंबल्स वगैरह हैं इनको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में जब हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। मैथ्स में इक्वेशंस पढ़े होंगे ना, इक्वेशंस जो रहते हैं ना x + 2y जो भी हो, तो उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, बट यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म जो x y होता है ना उसके बदले यहाँ पर क्या लेगा, केमिकल टर्म्स मिलेंगे। तो क्या है ये, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिससे क्या हो जाएगा, हमको उस केमिकल रिएक्शन को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट मीन्स C+O2 गिव्स क्या कहते हैं हमको, CO2 देता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड है, एकदम आसान है, बट मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म्स, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। जैसे कि C किसका सिंबल है, कार्बन का। ऑक्सीजन किसका सिंबल है, सॉरी O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का, है ना, O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर O2, ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में रहेंगे, O2 एलिमेंट्स के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ से इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लिखे कार्बन, डाई मतलब दो, देखो 2 लिखा हुआ है, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, मतलब डाई ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन, तो O2 2 ऑक्सीजन, मतलब इसमें से इस केमिकल इक्वेशन से हमको बहुत सारे हमको इन्फॉर्मेशन टर्म यहाँ को देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलो अब तीसरा चीज अपन बच्चों देखते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मालूम होगा कि हमारे अर्थ में 3 प्रकार के फिजिकल स्टेट होते हैं, जैसे कि कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी बहुत सारे कई साइंटिस्टों ने नए जो चौथा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट जिसे कहते हैं, वो भी अभी डिस्कवर किया, बट अभी हमको उसके बारे में डिटेल से नहीं जानना है, हमें जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ उसी को ही कवर करना है। क्लियर है बच्चों? तो फिजिकल स्टेट डेफिनेटली मालूम होगा, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो गैस के फॉर्म में है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर है एक और चीज़ है कि अगर कोई केमिकल या कोई सब्सटेंस पानी के साथ H2O, वाटर, जल, नीर, अब क्या क्या बोलूँ उसका बहुत सारे पर्यायवाची निकल जाएंगे, लेकिन याद रखना अगर कोई भी सब्सटेंस पानी के साथ मिक्स है, कोई भी सब्सटेंस हो पानी के साथ अगर मिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्वस कहेंगे। ठीक है, तो वो जो स्टेट कहलाएगा वो कौन सा फिजिकल स्टेट कहलाएगा, एक्वस स्टेट कहलाएगा, है ना। एक्वस मतलब पानी, तो कोई भी केमिकल से वो पानी में मिक्स्ड है, इन्वॉल्व है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस स्टेट कहेंगे। तो फिजिकल स्टेट, ये जो सिंबल्स हैं S, L, G, AQ, ये सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वही कार्बन और ऑक्सीजन का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखो यहाँ पर अच्छे से तुम लोग समझ जाओगे कि C+O2 = CO2, जनरल बात है, अभी तक हम लोग वही पढ़ रहे हैं, देखो 2 बार हम लोग वही चीज़ पढ़े। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर S मतलब सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो G मतलब गैस वाले फॉर्म में, गैसियस स्टेट में है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी किसके फॉर्म में, G मतलब ये भी गैसियस स्टेट में है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस जो है ना, बस यही पर रिप्रेजेंट हमको करना पड़ता है। तो हमको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टर्म्स यहाँ से हैं, इस केमिकल इक्वेशन से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेदर देन इट इज़
सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, कुछ भी हो, हमको उस केमिकल इक्वेशन से ही हमको पता चल जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो ये था हमारा फिजिकल स्टेट। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जितना नोट करना चाहते हो उतना नोट कर लो। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जीज कि केमिकल रिएक्शन में तो कुछ उसमें एनर्जी हमको देनी पड़ती है या तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें एनर्जी का लेन देन होता ही है। ठीक है, तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जीज याद रखना कि दो टाइप की एनर्जीज होगी। सिंपल है यार, बहुत आसान है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या तो उस रिएक्शन से एनर्जी निकलेगी या तो हमको देना पड़ेगा, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। तो दो ही कंडीशन है, या तो अपने आप होके क्या एनर्जी देगा, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हम उसको एनर्जी देंगे। चल हो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मानता नहीं है बात। ठीक है, तो या तो निकलेगी एनर्जी या तो देना पड़ेगा एनर्जी केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो अगर केमिकल रिएक्शन में हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, हमको एनर्जी को ऐड करना पड़ रहा है ना, ये केमिकल रिएक्शन एकदम ढीठ वाला है, नहीं मैं अकेले मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं करूंगा, है ना। दो रिएक्टेंट, दो या तीन रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, अभी जैसे देखें तो रिएक्टेंट बोलते हैं नहीं हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, जो करना तुमको कर लो, हम लोग नहीं बनाएंगे, तो फिर उसको टोचन देना पड़ता है ना। तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी होती है, तब जाके वो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिना एनर्जी के रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो सप्लाई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर उस केमिकल रिएक्शन से हमको एनर्जी मिलती है ना, केमिकल रिएक्शन हो गया और वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी वहां से बाहर आ रही है ना, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन से अगर एनर्जी बाहर आती है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, याद करने का बहुत आसान है, आसान तरीके हैं। एंडो, आंदो आंदो मतलब एनर्जी आती है, सप्लाई करना पड़ता है, आंदो। एंडो थर्मिक रिएक्शंस, एनर्जी के सप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट होना, बाहर निकलना, है ना। मूवीज, थिएटर, पीवीआर वगैरह सब तो गए होंगे, वहां लिखा होता है एग्जिट, चलो भगो यहाँ से, है ना, वही चीज है। एग्जिट मतलब एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकलना, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकली है, और यहाँ पर एंडो मतलब आंदो एनर्जी यहाँ से सप्लाई हो रही है। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बढ़िया सा अगर एग्जांपल देखें, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, अगर उसको मैं पानी से मिलाऊंगा, पानी से मिला दिया मैं, तो क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट है, क्या बना रहे? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो CaO और H2O जब मिलता है तो क्या बनाता है? CaOH ट्वाइस बनाता है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाता है ना, तो कुछ अमाउंट में यहाँ से एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है, रिलीज होती है, एनर्जी वहाँ से निकल जाती है। क्लियर है ना? ठीक है, अरे ये समझ में नहीं आया क्या? समझाता हूँ, देखो बहुत आसान सा चीज़ है ये। कभी देखे हो चूना वूना घर में पुताई वगैरह चलता है? हाँ, क्या पता तुम ही लोग किसी घर में पुताई करने जाते हो देखो क्या है कि हम लोग चूना वगैरह, सिर्फ चूना की बात करो, लाइमस्टोन वगैरह की बात कर रहा हूँ। लाइमस्टोन को जैसे पानी में भिगोगे, तो जैसे ही पानी में भिगोते हो तो पानी देखना गर्म हो जाता है। कभी करके देख लेना, अपने घर में एक बाल्टी लेना, पानी डालना, उसमें चूना डालना और ब्रश लेना, बोलना मम्मी आज मैं अपने घर में पेंट करने वाला हूँ, पुताई करने वाला हूँ। तो पानी में चूना ऐसे डाल के देखना, तो जब डालोगे ना तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो भाई यही तो है चूना, ये चूना है, ये पानी है, और जो मिल गया, घुल गया, वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और पानी गर्म दिख रहा है भाई, मतलब उस रिएक्शन से हमको एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है अपने को, गर्म गर्म,
है ना, एनर्जी है, ठीक है। तो सिंपल सा एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन है जिसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ना, तो उसमें एनर्जी कैसे निकलेगा, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है क्या, भाई करके देख लो, ऐसे करके देख लो, हाथ हल्का सा गर्म हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेशन में भी हीट एनर्जी वहां से निकलती है, लिबरेट होती है, रिलीज होती है, करके देख लो, ऐसे करके देखो, करके देखो, आ जाएगा, है ना, हीट निकलेगा वहां से। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बार बार थर्मिक थर्मिक आ रहे हैं ना, थर्मिक थर्मिक, ठीक है, थर्मिक थर्मिक या थर्म थर्म या थर्मो थर्मो, जो भी बोलो, तो देखो यहाँ भी थर्मो आ रहा है, ठीक है। तो थर्मो मतलब होता है बच्चों हीट, थर्मो मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट, थर्मो मतलब हीट, ठीक है, HEAT, हीट। तो एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, हीट को एंडो मतलब आने दो, हीट सप्लाई कर रहा है एनर्जी। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो एग्जिट करो मतलब भगा दो, एनर्जी को वहां से भगा दो। तो थर्मो या थर्मिक मतलब होता है हीट, याद रखना। और एंडोथर्मिक के 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए। बहुत ढीठ होते हैं ना, अपने आप से नहीं होते उन लोग, तो एनर्जी अपने को सप्लाई करनी पड़ती है। तो हम 3 तरीके से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला तरीका है थर्मोलिसिस, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, और थर्ड वाला है फोटोलिसिस। 3 तरीके से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से कर सकते हैं। देखो समझना, यहाँ जो बार बार लिसिस आ रहा है, लिसिस लिसिस लिसिस, थर्मो तो समझ गया है ना, लिसिस आ रहा है, लिसिस लिसिस लिसिस। तो लिसिस मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना मतलब तोड़ देना, अलग अलग कर देना, अलग थलग कर देना, क्लियर है। तो ब्रेक डाउन कर देना। तो समझो यहाँ पर कि थर्मोलिसिस क्या होता है, थर्मो मतलब हीट, थर्मो मतलब हीट। तो थर्मोलिसिस में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट की सप्लाई होती है। तो ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हीट हैं नहीं होते, तो हम उसको क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, जिससे वो केमिकल रिएक्शंस हो जाता है, ठीक है। तो थर्मोलिसिस क्या है, थर्मो मतलब होता है हीट, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना। तो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जब हम उसमें हीट सप्लाई करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को थर्मोलिसिस कहते हैं। फिर से बोलूं, केमिकल्स को, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना, तो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो थर्मो मतलब हीट है ना, हीट की सप्लाई होती है, उसे हम लोग थर्मोलिसिस कहते हैं। हीट सप्लाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो व्हाट इज थर्मोलिसिस, क्या होता है भाई, थर्मोलिसिस क्या होता है, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो सिंपल वर्ड में, एकदम डेफिनेशंस पे एकदम रटा रटा चीज ज्ञान नहीं जाना, अपने से ना कभी कभार डेफिनेशन क्रिएट करना सीखो, आगे बहुत काम आने वाला है। रटा रटा ज्ञान जो है अधूरा ज्ञान, पूरा बकवास ज्ञान रहता है, अपने से क्रिएट करो, ठीक है। तो थर्मोलिसिस, द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द केमिकल्स इज नोन एज थर्मोलिसिस। उसका बेस्ट एग्जांपल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जो ये डेल्टा दिख रहा है ट्रायंगल, ऐसे छोटा सा पुचुक से ट्रायंगल, समोसा जैसे, समोसे जैसे छोटा सा दिख रहा है ट्रायंगल जैसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये हीट है। ये हीट का केमिकल रिएक्शन में जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे डेल्टा का हम लोग यहाँ पर ऐसे निशान डाल देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि हम उसमें हीट सप्लाई किए हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में अगर हीट सप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, वो एरो है, लिबरेट होने का एरो है, निकल रहा है गैस, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक ही रिएक्टेंट है और अपने को 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट 1 2 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं कि एक ही हो,
वो भी 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे उतना हो सकता है, अपने मन से डालना नहीं है, जो होता है वैसे ही लिखेंगे। तो ये थर्मोलिसिस समझ में आया, थर्मो मतलब हीट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो हीट की मदद से हम केमिकल्स को जब ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को थर्मोलिसिस कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं कि केमिकल्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ना बोलो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हो। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू ब्रेक डाउन द केमिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो जैसे कि ये था, इसमें हम लोग हीट सप्लाई करते थे केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। भाई बिजली, करंट का झटका, बाल खड़े हो जाते हैं, हाँ वही बिजली। लगा होगा क्या किसी को झटके? कभी ना कभी तो लगा होगा। तो देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास H2O, पानी। इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये H2O जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, हमारा प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में अलग अलग टूट के निकल जाएगा, है ना। ब्रेक डाउन कर लिए, तोड़ लिए, देखो ये भी टूट रहा है ना भाई। लिसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। इसको तोड़ के देखो 2 टुकड़ा हो गया, इसको तोड़े ये भी 2 टुकड़ा हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तोड़ रहे हैं बस। लिसिस मतलब वही होता है, तोड़ना, ठीक है। अब तीसरा है फोटोलिसिस। खींच मेरी फोटो। फोटोलिसिस मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग लाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? लाइट सप्लाई करते हैं, LIGHT, लाइट सप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइट यहाँ पर हम लोग सप्लाई करते हैं, दिख रहे हैं ना, कैमरे में दिख रहा है कि छुप गया। लाइट सप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइट सप्लाई करते हैं। तो फोटोलिसिस, लिसिस स्टैंड फॉर द ब्रेक डाउन एंड फोटो स्टैंड फॉर द फोटोन। अब फोटोन मतलब होता है लाइट। जब भी फेस पे आ रहे मेरे अगल बगल हर तरफ से लाइट, ठीक है। तो फोटो मतलब, फोटोन मतलब लाइट होता है, और लिसिस मतलब, फिर से रिपीट करो, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर हमको लाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल AgBr, Ag मतलब होता है सिल्वर, Br मतलब ब्रोमीन, तो AgBr ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट, सनलाइट जब उसमें लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, बूम। किस में टूटेगा? सिल्वर में टूटेगा और ब्रोमीन में टूटेगा, Br2 में टूटेगा, ठीक है। Ag और Br2 में टूटेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, है ना। Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोरीन, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड में जब भी इस केमिकल्स को, जब भी हम लोग सनलाइट प्रेजेंट, मतलब उसको डालेंगे ना, सनलाइट देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा? Ag और Cl2 ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। डांस बन गया, ठीक है, ये टूट जाएगा। अच्छा बच्चों, कभी कभार एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा प्रोसेस होता है? तो होता है फोटोलिसिस प्रोसेस। और उसका इक्वेशंस लिखो या केमिकल रिएक्शन लिखो। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का जो केमिकल रिएक्शन है ना, यही है AgBr, ठीक है, यही है AgBr। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मालूम तो होगा ना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले रील वाला आता था, एकदम नेगेटिव वाला, एकदम ऐसे ब्लैक में रहता था, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो क्या होता था, जब भी हम लोग फोटो खींचते थे तो वो जो लाइट है ना, लाइट है वो रील पे एकदम ऐसे रिफ्लेक्ट होता था कि उसमें पूरा छप जाता था, और वो नेगेटिव की तरह छपता था। उसके बाद उसको लैब में ले जाके उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते थे, तब जाके मस्त कलरफुल हमारे पास फोटो आता था। जैसे ऐसे करके पाउच वाले, पहले तो होता नहीं था ना तो जैसा भी फोटो खिंचाया हो वैसा हमको देखने को नेगेटिव से कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, तब हमको फोटो अच्छे से मिल जाएगा। तो पहले नेगेटिव वाला चलता था, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट वाला चलता था,
ठीक है। तो अगर वही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का Ag + Br2, ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो हमारे पास होता है फोटोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों कि हमने क्या क्या देखा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जीज, तो दो रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस में दो प्रकार के एनर्जी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो रिएक्शन को हमको एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी हमको मिलेगा। अगर हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और हमको एनर्जी रिलीज करता है देता है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, CaO + H2O गिव्स CaOH ट्वाइस, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ अमाउंट में एनर्जी निकालेगा। रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं उसमें भी हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है, तो वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें से भी हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में कुछ हैं, तो तीन प्रकार से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, तीन प्रकार से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, किसमें, एंडोथर्मिक में। किसमें, एंडोथर्मिक में तीन प्रकार से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस में, ठीक है। थर्मोलिसिस, थर्मो मतलब होता है हीट, तो अगर हम लोग केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्मोलिसिस कहेंगे। उसका एग्जांपल है CaCO3, डेल्टा मतलब क्या है, यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, CO और CO2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, जिससे कि एग्जांपल है H2O में जैसी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करेंगे उसमें से गैस निकलेगा, बुलबुला भी के साथ गैस निकलेगा, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होता है। ये वो देखो हो गया ना, सेपरेट ब्रेक डाउन हो गया ना, टूट गया ना। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस मतलब होता है कि केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, टू ब्रेक डाउन द केमिकल्स इफ वी सप्लाई द सन या लाइट एनर्जी, सो उसके हम क्या कहेंगे, फोटोलिसिस कहेंगे। इसका एग्जांपल है हमारे पास AgBr, जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Br2 में टूट जाता है, उसे ही इसी इक्वेशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, Ag और Cl2 में, क्लोरीन गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको बच्चों नोट डाउन करो। चलो बच्चों आगे का पढ़ते हैं हम लोग। देखो 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमको अभी अगला टॉपिक जो है 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमको उसको पढ़ना है। 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्या क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर तुम लोग पूछोगे सर हमको तो स्कूल में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएं, ये पढ़ाएं, वो पढ़ाएं। हाँ वो भी होता है, वो भी अलग एक मेन टाइप का होता है, बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिंग पैटर्न्स के ऊपर में, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो कितने पैटर्न्स में अलग अलग टाइप्स के हमको देखने को मिलेंगे, अलग अलग, कोई ऐसा है कोई ऐसा है, मतलब अलग अलग दिखने में पैटर्न्स में हमको अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। क्या होता है, इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। यहाँ पर इस लाइन में ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से एकदम इजी है, नाम से एकदम क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई ना कोई चीज कंबाइन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। किसको कंबाइन कर रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है ना RHS में, जो जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो जो रिएक्टेंट है आपस में से मिलके एक सिंगल बॉडी बनाएगा, डेट मीन्स एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज पुचुक मिलके एक साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। याद रखना सिंगल प्रोडक्ट है ना, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो नाम से एकदम क्लियर है, कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहे है ना, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया रिएक्टेंट बना रहे हैं, क्लियर है ना। इन विच 2 or more रिएक्टेंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, 3 4 5 हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसको मैं हाईलाइट किया हूँ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास A है और B है, दोनों मिलके
AB बन जा रहा है, मेरे पास A है B है, दोनों मिलके AB बन जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, मेरे पास A है, A B में कुछ भी हो सकता है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी हो सकता है। तो A है और B है, तो दो रिएक्टेंट है, दोनों मिल गया, कंबाइन हो गया और एक सिंगल सा मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पर छोटा सा दे दिया। ठीक है, चलो बच्चों अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से भी ये भी एकदम क्लियर है और कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन में टूटता है, टूटेगा, डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो एक होना चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हल्का सा हीट देंगे, देखो समोसे का निशान, डेल्टा का निशान, हाइट समोसा। सर एक बार दो बार नाम ले लिए, लॉकडाउन में अभी कहाँ समोसा मिल रहे हैं। जब वीडियो अभी बना रहा हूँ उस समय लॉकडाउन है, पता नहीं आप लोग कब ये वीडियो देख रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बेटा कि CaCO3 अगर उसको हम लोग हीट देंगे तो टूट जाएगा CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल सा मेरे पास रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है, उसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, तोड़ना है ना। जिसको तोड़ के देखो अलग अलग कर दिए बस, है ना। ये एक सिंगल था, इसको दो तोड़ के अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो रिएक्टेंट है वो तो सिंगल होगा, लेकिन जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जरूरी नहीं कि एक ही बने। देखो यहाँ पर दो बन रहे, हो सकता है 3 बने, 4 बने, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वन और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, टूटता है एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये दोनों बहुत इजी है। कंबाइन में कंबाइन हो रहा है, एक जो है मतलब दो जो है कंबाइन होके एक बनाते हैं। इसमें एक सिंगल जो है वो टूट के दो अलग अलग हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मैथमेटिकल या ABC टर्म्स में लिखूं तो ये दो चीज़ पहले से प्रेजेंट है, जब ये टूटेगा A और B में टूट रहा है ऐसे। ठीक है, एक जो रिएक्टेंट है AB वो दो चीज में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है A और B में। क्लियर है? अच्छा जी, चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस मतलब अपना प्लेस चेंज करना। वेरी गुड, अपना प्लेस चेंज करना। डिस्प्लेस होना मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, अभी यहाँ थे अब कहीं और है, मतलब अपना डिस्प्लेस, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं। क्लियर है डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है समझो कि इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कौन सा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो सबसे ताकतवर वाला जो एलिमेंट है वो कमजोर वाले एलिमेंट को भगा देता है और उसकी जगह में वो आ जाएगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, जिंक है, यहाँ पर FeSO4 है, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर FeSO4 है। तो दोनों में, जिंक और Fe में मैं बता दूँ आप लोगों को कि दोनों में जो जिंक है, Zn जो है, Zn मतलब जिंक होता है, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, लोहा, है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दो, कॉपर Cu, कॉपर भी सबसे, इन तीनों में। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्लास 10 तक बोर्ड है आप लोगों का। एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है इन तीनों में? जिंक है, आयरन है, आयरन मतलब Fe, और Cu मतलब कॉपर। ये तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो तीनों में अगर कंपेयर करें तो जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू फेरस, दैट मीन्स आयरन और कॉपर से। ठीक है, और तीनों में सबसे कम किसका है? Cu, कॉपर का है। कॉपर सबसे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है। तो ये तीनों में कंपैरिजन करने आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? Zn, देखो ग्रेटर देन का साइन लगाया हूँ मैं। ठीक है, तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, दैट मीन्स आयरन, एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर Zn और Fe में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? Zn रिएक्टिव है। ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो है ना, और ये कम रिएक्टिव है, तो ये जो मोर रिएक्टिव है इसको यहाँ से भगा देगा Fe को, है ना। Fe को भगा दिया और खुद बैठ जाएगा। तो देखो SO4 के साथ Fe होना था, SO4 के साथ कौन आ गया? Zn आ गया। Fe को भगा दिया, देखो अलग कर दिया, चल भाग यहाँ से। ठीक है, सिंपल चीज़ है।
दो कोई पार्टनर है, पार्टनर समझिए कौन सा पार्टनर है ना, वही जो अभी आजकल बच्चे लोग खेल खेलते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलते हैं। तो मान लो एक नया लड़का, एकदम हैंडसम लड़का अच्छे से दिख गया, और SO4 के साथ में जो लड़का खड़ा है थी वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रिएक्टिव नहीं है, तो SO4 क्या करेगा, Fe को भगा देगा, है ना, और एक नए हैंडसम लड़के को अपने साथ में रख लेगा। मतलब अभी नए कपल बन गए और Fe क्या बन गया, एक्स हो गया, एक्स बॉयफ्रेंड बन गया। ठीक है, ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में बच्चे यही समझते हैं। और अगर ऐसा काम करोगे ना, एकदम मिल जाओ मेरे को, मैं धो दूंगा तुम लोग को। कॉलेज स्कूल में तुम लोग पढ़ने आते हो, खेलने नहीं आना, ठीक है, खेल सकते हो लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गेम नहीं खेलना। तो वापस आते हैं यहाँ पर, जिंक प्लस FeSO4। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करता है, Fe को भगा देता है, तो Fe बल यहाँ पर आके बैठ गया एकदम आसानी से। ठीक है, बैठ गया। और अगर हम लोग नर्सरी के बच्चों जैसे खेलें ABCD तो कैसे होगा, यहाँ A था, यहाँ B और C था, ठीक है, यहाँ A था, यहाँ B और C था, तो क्या हुआ, B उधर भाग गया, B को हमने भगा दिया, और A जो है C के साथ यहाँ आके बैठ गया, है ना, C के साथ बैठ गया। ठीक है, समझ तो गए होगे, है ना। तो A जो है इधर आ जाएगा और B को भगा देगा, B अलग हो गया। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कभी कभार हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज डिस्प्लेस हो रहा है ना, वो है A B के स्थान पे आ जाएगा, B के प्लेस में आ जाएगा और B को भगा देगा। मतलब यहाँ पर एक ही चीज हो रहा है। सोचो अगर दो चीज होए, डबल चीज होए, एक यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर डबल चीज डिस्प्लेस होगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो वही हमारा अगला टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या है, इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें कुछ आयंस हैं, ठीक है, तो आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, देखो क्या है, मेरे पास AgNO3 है, AgNO3 है, और ये NaCl है, AgNO3 और NaCl। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ से Ag जो है ना इसके पास आ गया, और यहाँ से Na जो है इसके पास आ जाएगा यहाँ पर, ये वही चीज़ की है। ठीक है, तो Cl के पास में क्या है, Na है, तो ये Ag जो है इसके पास आ जाएगा, तो देखो AgCl। ठीक है, AgCl के पास जाएगा और Cl के पास जाएगा, और NaNO3 के पास आ जाएगा। तो NO3 के पास Ag था, लेकिन अब क्या होगा, NO3 के पास Na हो जाएगा, तो NaNO3। क्लियर है, ठीक है, इसको भी समझ गए होगे। ठीक है, दो कपल्स हैं, अपने वाले को तो कोई पसंद करता नहीं है, हमेशा नजर दूसरों पे होता है। ठीक है, तो दो कपल्स हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर Ag जो है NO3 के साथ था, तो Ag गया किसके साथ, Cl के साथ, और Na जो है Cl के साथ था, Na आ गया NO3 के साथ, तो NaNO3 AgCl। ये डबल, मतलब यहाँ से Ag भी भाग रहा है और यहाँ से Na भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर, यहाँ दो टर्म है, Ag है और NO3 है, दो टर्म है, तो यहाँ लिखूँ, यहाँ दो टर्म है A और B, यहाँ दो टर्म है ना A और B। ठीक है, लिख लिया मैंने A और B, प्लस यहाँ पर दो अलग अलग टर्म है ना, ये दो अलग टर्म है, ये भी दो अलग टर्म है, तो AB और CD। ठीक है, AB और CD, तो क्या हुआ, ये जो है इसके साथ चले गया, ये जो है इसके साथ आ गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, AD, A जो है D से आ गया तो बन जाएगा AD, प्लस ये C जो है B के साथ आ गया तो CB। ठीक है, तो ऐसा टाइप का कुछ हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ नहीं है, कपल्स हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिए। क्लियर है ना।
क्या कहते हैं, इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज, आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं किसका, ऑफ आयंस टेक प्लेस, अपने आयंस का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आयंस लिखा हुआ है, आयंस का कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पर बताऊं क्या मैं, आयंस का कैसे एक्सचेंज होता है। सर हमको आयंस समझ में नहीं आया। आयंस मालूम होगा ना, आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कटायन होता है, एक एनायन होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, जैसे कि AgNO3, ठीक है, AgNO3। तो ये जो है ना, फर्स्ट वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है ना। तो अब ये देखो क्या है, NaCl, सेकंड वाला क्या है, NaCl। हमेशा जो जोड़ी बनेगा ना, हमेशा जो जोड़ी बनेगा वो अपोजिट चार्जों का बनता है, ठीक है, जैसे कि AgNO3, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। कपल्स क्या होते हैं, वो भी तो ऐसे ही होते हैं ना, अपोजिट वाले, जेंडर वाले, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी अपोजिट चार्ज वाले होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, NaCl, दूसरा चीज क्या है, NaCl। तो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, ठीक है, NaCl, क्लियर है ना। अच्छा जी, ये भी क्या है, एक प्रकार के कपल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अलग अलग अपोजिट चार्ज वाले, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, इनका एक्सचेंज होगा कैसे होगा, हमको क्या करना है, हमको जब भी कॉम्बिनेशन करना है तो प्लस माइनस करना है ना। अगर मैं जैसे कपल्स की बात करूं, एक होता है लड़का एक लड़की, अपोजिट जेंडर वाले, ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो हमेशा जब भी बनेगा अपोजिट साइन वाले बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। तो ये जो लिखा हूँ वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब इसको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस मतलब एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो Ag जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, Na को लेगा कि Cl को लेगा, Ag जो कि पॉजिटिव है वो Na को लेगा कि Cl को लेगा, डेफिनेटली Cl को लेगा, क्योंकि Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये Na तो पॉजिटिव है, Cl चाहिए उसको, क्या चाहिए, Ag को क्या चाहिए, Cl चाहिए, तो Cl लेगा। तो Ag पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो AgCl बन गया हमारे पास, AgCl, क्लियर है, बन गया हमारे पास AgCl। अब बचे ये दोनों, बचे ये दोनों, ठीक है। अब वो दोनों तो अपना अपना चुन लिए, हम क्यों ऐसे खाली बैठे, हम भी चालू हो जाए। तो Na प्लस NO3 माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस पे इनका भी कॉम्बिनेशन बन गया, एक प्लस में एक माइनस पे NaNO3। और लिखने का तरीका भी देखो, हम लोग NO3 Na नहीं लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिखेंगे उसके बाद माइनस वाला आएगा, तो पहले प्लस मतलब Na लिखेंगे उसके बाद NO3, तो इसलिए NaNO3 यहाँ पर, क्लियर है, यहाँ पर NaNO3। तो ये आयन से बेटा, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, क्लियर है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, पॉज करो वीडियो को। चलो बच्चों, आगे का चीज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैटालिस्ट कैटालिस्ट कैटालिस्ट, व्हाट द हेल इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, एक ऐसा कुछ केमिकल्स या सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप द रिएक्शंस विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन, विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन। मतलब एक ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसको हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में डाल देंगे। तो केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को जल्दी से कराता है, जल्दी से वो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं ना। मतलब केमिकल रिएक्शन एकदम जल्दी से स्पीड से होगा। तो उस चीज को स्पीड अप कराने के लिए जिस केमिकल्स या जिस सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिस्ट का नाम दिए, ठीक है। जैसे कि क्लास में अब हमको सामने जो बैठी है एक लड़की, उससे बात करना है, ठीक है, लेकिन हम पहली बार उससे मिल रहे हैं, हम कभी बात ही नहीं किए, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा उससे बात करा देना। तो एक भाई हमारा क्या है, एक हेल्प करने वाला चीज़ है, वो जाके हम दोनों का बात कराएगा, ठीक है। तो वो हम दोनों से बात कराएगा तो हमारा काम हो गया। लेकिन वो जो पर्सन है, ठीक है, वो हम दोनों का काम कराया और हो गया, चुपचाप बैठ गया, है ना, बैठ गया, और कभी भी हमारे बीच में कबाब की हड्डी नहीं बना, ठीक है।
वैसे ये कैटलिस्ट भी काम करते हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शन में उसको यूज तो कर रहे हैं, डाल तो दिए, है ना। अब वो केमिकल रिएक्शन को एकदम बूस्टअप करते हैं, एकदम स्पीड कर देता है, जल्दी से केमिकल रिएक्शन होते हैं। लेकिन वो जो कैटलिस्ट है कभी भी उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना, विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन, उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस हम लोग उसका बस यूज कर रहे हैं कि जल्दी से केमिकल रिएक्शन हो जाए, लेकिन उसका एक भी एलिमेंट जो है ना, कि ऐसा नहीं कि एक कोई जो Ag है या Cl है घुस गया कहीं पर प्रोडक्ट में, घुस गया या कहीं और रिएक्ट कर लिया, वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन रिएक्शन को स्पीड करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है या एक ऐसा केमिकल्स होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को बूस्टअप करता है, स्पीड करता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद रखना, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस में हम लोग कुछ ऐसे अपर एरो का यूज करते हैं ना, अपर एरो का, ऐसे एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड, है ना। कोई केमिकल्स है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 क्या बन गया? CO2 बन गया। तो CO2 क्या है? गैस है ना। यहाँ पर ऐसे एरो देखते हैं ना कभी का रिएक्शन में, तो ये CO2 क्या है? गैस है, जो कि क्या होता है? रिलीज हो गया, वहां से निकल के भाग गया। तो लिबरेशन, लिबरेट होता है, निकलता है ना, ऑफ गैस। जाहिर सी बात है गैस ही निकलेगा। तो जब भी इस एरो को लगाते हैं तो हमेशा गैस के बगल में लगाते हैं, ना कि सॉलिड और लिक्विड के बगल में। किस में लगाएंगे? गैस में लगाएंगे। ठीक है, तो गैस के बगल में लगाते हैं, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन से गैस क्या हो रहा है? लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, और हमेशा ये जो चीज है हम लोग प्रोडक्ट साइड में ही लगाएंगे। ये LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये जो एरो है हमेशा राइट साइड में ही लगाएंगे। ठीक है, गैस निकलता है। और अगर डाउन वाला दिख गया तो डाउन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वहां पर केमिकल कुछ रिएक्शंस होने के बाद प्रोडक्ट साइड में, कहां पर? प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट साइड में था वैसे यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? कुछ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जैसे यहाँ गैस बन जाता है वैसे यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? लिखा हूँ, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, जो घुलेंगे नहीं। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल कुछ सॉलिड छोटे छोटे सॉलिड होते हैं जो घुलते नहीं हैं। जैसे कि बरसात के दिनों में हमारे नगर निगम का जो नल आता है, नल आता है मतलब नल से पानी आता है, तो थोड़ा मटमैला टाइप का पानी होता है, उसमें मिट्टी मिट्टी थोड़ा रहता है पानी। अगर उसमें फिटकिरी डाल दो, डेट मीन्स एलम डाल दो, तो क्या हो जाता है? डस्ट जमीन में बढ़ जाता है। जमीन मतलब जिस भी वेजल में, कंटेनर में आपने रखा है, बर्तन में रखा है, गंजी वगैरह में, तो नीचे में क्या हो जाता है? धूल टाइप का बैठ जाता है। ठीक है, वही चीज़ क्या हमारा प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अब वो सॉलिड में होता है ना, है ना, मिट्टी धूल क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जो कि घुलता नहीं है। हमको तो अलग से दिख रहा है धूल वाला पानी है, मटमैला पानी है, घुलता नहीं, हमको अलग से दिख जाता है ना। लेकिन शक्कर, पानी में शक्कर डालोगे तो शक्कर घुल जाता है, हमको शक्कर दिखता नहीं है। लेकिन पानी में जो डस्ट पार्टिकल है वो हमको दिख जाते हैं, मटमैला पानी इसीलिए तो दिखता है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं है, जो घुलते नहीं है, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने डस्ट वगैरह पानी में बताया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये अभी हम लोगों ने इसकी जस्ट पहले देखा था कि AgNO3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एग्जाम्पल है। AgNO3 प्लस NaCl, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें से Ag जो है वो पकड़ लेगा Cl को, तो बन गया AgCl, आपस में म्यूचुअल, एक तू मेरा ले मैं तेरा लेता हूँ, ऐसा वाला म्यूचुअल AgCl, और यहाँ क्या बन गया? NaNO3 बन गया। ठीक है, तो AgCl जो है ना वो डाउनवर्ड यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं। मतलब AgCl क्या यहाँ पर? प्रेसिपिटेट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? प्रेसिपिटेट का काम कर रहा है, और वहाँ पर वो घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल है, वो कभी नहीं घुलेगा, और वहाँ जमीन में मतलब जो भी कंटेनर में है वहाँ पर नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल है।
ठीक। तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, अगला जो साइंस का जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से पॉज करो और नोट डाउन करो। तब तक के लिए जय राम जी की, CJ एनर्जी, बाय।